जब 2014 का टाइम आया था तो मोदी का एक जोरदार मैजिक था और वास्तव में लगा कि मैंने मोदी के अलावा दुनिया में और कुछ है ही नहीं। लेकिन समय बीता, उनकी नीतियां देखी, उनके व्यवहार को देखा, उनके आचरण को देखा, उनके वादों को देखा, उनके भाषणों को लोगों ने सुना और लगा कि नहीं, अब थोड़ा सा पैटर्न बदलना चाहिए। और जनता ने भी इस बात को एनालिसिस किया है कि हम लोग बिकाऊ जनता बन के वोट देते हैं, इसीलिए हमारे नेता भी बिकाऊ हो जाते हैं और कॉर्पोरेट जगत के गोदी में जाकर बैठ जाते हैं। ये तो हजारीबाग के अलावा जो भी बाकी 4 विधानसभाएं वो तो ग्रामीण है। मांडू ग्रामीण है, बड़का गांव ग्रामीण है, रामगढ़ ग्रामीण है, बरी ग्रामीण है। तो हमारे पास एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, निश्चय ही हम लोग माप देंगे। बस स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और आपके पास विजन होना चाहिए कि लोकसभा आप जाएंगे तो वहां जाके क्या करेंगे। और जाहिर सी बात है, परिवारवाद का अंत होना चाहिए। 16 जुलाई को गांधी मैदान में हम लोग एक कार्यक्रम करेंगे और जिसका नाम है बदलाव संकल्प सभा। और उस सभा में हम लोग इस इलाके के जैसे चतरा है, हजारीबाग है, बगल में चरही है, मांडू है, इस तरीके के जितने भी आसपास के विधानसभा के क्षेत्र हैं उसके कार्यकर्ता यहाँ पर जुटेंगे और एक तरीके से हम लोग उस दिन संकल्प लेने वाले हैं कि आने वाले वक्त में हम लोग किस ओर जाएंगे। दूसरा जो सवाल अभी लगातार आप लोग कर रहे थे कि बीजेपी पर आप लोग हमलावर नहीं हैं और बीजेपी को लेकर के आप लोगों की क्या रणनीति है। देखिए, 4 ऐसे मुद्दे हैं झारखंड के भीतर जिस पर अभी सबसे ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत है। जैसे एक स्थानीय नीति और नियोजन नीति की तो हम लोग बात कर ही रहे हैं। एक तीसरा बड़ा मुद्दा था जिसमें ओबीसी रिजर्वेशन का मसला था, जो ओबीसी विधेयक को वापस कर दिया राज्यपाल ने, और एक बड़ा मसला था सरना धर्म कोड का। इन चारों मसलों पर मैं आपको बारी बारी से ये बताता हूँ कि देखिए इस पर झारखंड में क्या हुआ। जब स्थानीय नीति की बात आई, ठंडे बस्ती में चला जाता है, इनके पास भीड़ को वोट में तब्दील करने की शक्ति नहीं है, या फिर ये लोग केवल और केवल हल्ला करने जानते हैं, चिल्लाने जानते हैं, सड़कों पर आके नारेबाजी करना जानते हैं। तो जाहिर सी बात है, लोकतांत्रिक देश में अगर आपको सबसे बेहतर जगह चाहिए अपनी बातों को रखने का, अपनी बातों को मनाने का, तो मेरा मानना है सदन सबसे बेहतर जगह होती है, हाउस। तो हम लोग का प्रयास होगा कि हाउस में हमारे रिप्रेजेंटेटिव जाएं, वहाँ हमें रिप्रेजेंट करें, हमारे मुद्दों से पूरे देश को अवगत कराएं, ताकि इस विषय पर सब क्रियान्वयन होते हुए गंभीरता पूर्वक चर्चा करते हुए हमारे राज्य के हितार्थ के लिए कुछ नीति नियम बन सके। तो चुनाव लड़ेंगे क्या? देखिए, ये कोर कमेटी का है, डिसीजन होगा। बाकी चुनाव हमारा व्यक्तिगत विषय नहीं है, विषय है बदलाव, और उस बदलाव में कोई व्यक्तिगत फैसला, व्यक्तिगत निर्णय, व्यक्तिगत चेहरा मायने नहीं रखता है। क्योंकि अभी 2024 आते आते हमारी जिन परिस्थितियां झारखंड में उत्पन्न हो रही है और झारखंड की परिस्थितियों से लोग रूबरू हैं, बहुत सारी संकटों का सामना करना होगा। ऐसी परिस्थितियों में हम लोग व्यक्तिवाद ना होकर एक आइडियोलॉजी की ओर आगे बढ़ेंगे और उसमें जो भी सर्वसम्मति से निर्णय होगा उसका हम लोग अनुपालन करेंगे। देखा गया कि आप वर्तमान सरकार का विरोध तो कर ही रहे हैं, आप तो भाजपा का भी विरोध कर रहे हैं। जैसा आपने बताया कि 2024 के चुनाव में आप मान कुछ सीट आपकी आ जाती है, जब तक आप सत्ता में नहीं आएंगे तो बदलाव कैसे करेंगे, तो किस पार्टी के साथ फिर जाएंगे? देखिए, उसके लिए हम लोग केजरीवाल के तर्ज पर ओपन करेंगे, अपने जनता से हम लोग राय लेंगे कि हमें किसके साथ समर्थन देना चाहिए, विपक्ष में रहना चाहिए या सरकार जो बन रही है उनके साथ समर्थन देना चाहिए। और समर्थन अगर हम लोग देंगे तो उनका झारखंड के प्रति क्या रोल रहेगा, झारखंड के प्रति वो क्या सोच रखते हैं और झारखंड के लिए वो क्या करेंगे, तो इन मुद्दों के साथ हम लोग समर्थन देने या फिर विपक्ष में बैठने की अगर संभावना ऐसी बनी, हमारे लोग अगर वहाँ जीत कर जाते हैं, तो ये चर्चाएं खुले और मंचों पर होंगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से होंगी, लाइव के माध्यम से होंगी, तमाम जो भी हमारे पास उपक्रम है जिनसे हम जनता से कनेक्ट हो सकते हैं, और उसके बाद ही हम लोग डिसीजन लेंगे। आपको लगता है क्या कि जब आपने आंदोलन शुरू किया और जब आप यहाँ पर पहुँचे हैं तो कुछ कमियाँ, जैसे अब जब शुरुआत किए थे तो बहुत सारे लोग आपके साथ थे, जहाँ शक्ति बढ़नी चाहिए थी वो घटती चली गई, कुछ लोग आपसे दूर होते चले गए, ये आपने महसूस किया क्या? हाँ, स्वाभाविक है, क्योंकि जब आंदोलन का आगाज हुआ था तो उसमें सभी दलों के लोग आए थे। चूँकि ये सबकी अस्मिता का सवाल था और सबको इस बात का आभास भी हुआ कि कहीं ना कहीं हम लोग ठगे जा रहे हैं। तो जब आंदोलन का स्टार्ट हुआ था तो पर्दे से कहिए या फिर चेहरे पे मास्क ढक के कहिए, लगभग सभी दलों के लोग आए थे। लेकिन जब हम लोग इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में बढ़े तो स्वाभाविक है, जो लोग ऑलरेडी जो दल स्थापित थे, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये नए नौजवान है, ये नौसिखिए हैं, इनके पास जनबल है लेकिन धनबल नहीं है, इनके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है, इनके पास कोई किंग मेकर नहीं है। तो इस लिहाज से ये पॉलिटिक्स में अपने आप को स्थापित कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। तो जाहिर सी बात है, जो लोग ऑलरेडी स्थापित पार्टियों में हैं, जो स्थापित हैं उनके दलों में हैं, तो जाहिर सी बात है फिर उनकी रुख कर रहे हैं, और लिहाजा कुछ लोग जो विभिन्न दलों से आए थे फिर अपने दलों के साथ जाने की चेष्टा कर रहे हैं और जा भी रहे हैं। तो ऐसे में एक चैलेंजिंग है कि जब हम लोग इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की ओर बढ़ेंगे तो उन चीज़ों का हमें सामना करना पड़ रहा है और कर भी रहे हैं, ये सच्चाई है। एक और सवाल इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1932 को लेकर आप तमाम बातें करते हैं, लेकिन जब राज्य में 1932 को लेकर कोई और खड़ा होता है तो साथ में खड़े होते नहीं दिखते। उदाहरण है दिल्ली के जो विधायक
जिले के पूर्व विधायक अमित महतो हैं, वो लगातार घूम रहे हैं 1925 को लेकर बातें रख रहे हैं। हमने भी उनसे सवाल पूछा था उनसे कि जयराम महतो से कोई गिला शिकवा है क्या, साथ में नहीं दिखते। उन्होंने कहा था हालांकि कुछ भी नहीं है, जब भी बोलेंगे साथ में दिखेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? जी, हम लोग भी निश्चय ही हमारी टीम उनसे वार्ता हो रही है और लगभग जो भी 32 के मुद्दे पर मुखर होकर बातों को रखे हैं उनके साथ हम लोग हैं। और निश्चय ही हमारी विचारधारा समान है। थोड़ी सी परिस्थितियां अनुकूल हो सकती हैं, प्रतिकूल हो सकती हैं, लेकिन हमारी विचारधाराएं समान होने के कारण निश्चय भविष्य में हम लोग एक मंच पर जिस प्रकार आज बैठे हैं, हम लोग सभी वर्ग सभी समुदाय को लेकर सभी क्षेत्र को लेकर साथ चलने का चेष्टा किए हैं। निश्चय ही सबको साथ लेकर चलने का प्रयास करेंगे। एक और आरोप आप पर लगता रहा है या फिर जो भी इस आंदोलन पर कि कुछ एक जातियों में सिमट कर रह गया, सारे लोग इसमें नहीं आ पाए, क्या आपने इस चीज को एहसास किया है? हाँ, बिल्कुल एहसास किया है। आपका सवाल भले कड़वा है लेकिन सच्चाई है। इसका सच्चाई होने का कारण यह है कि यह आंदोलन धनबाद और बोकारो की पृष्ठभूमि से तैयार हुआ है और आंदोलन का इतिहास रहा है कि हमेशा आंदोलन को वर्किंग क्लास ही लीड करती है। एक बिजनेस क्लास होती है, वर्किंग क्लास होती है। हम उसमें कास्ट वाइज उसको एनालाइज नहीं करेंगे। तो वर्किंग क्लास कहीं ना कहीं आंदोलन को प्रिपेयर करती है, आंदोलन को आगे आके लीड करती है। तो कहीं ना कहीं हमारी जो कम्युनिटी है वो वर्किंग क्लास है, वो एक एग्रीकल्चर क्लास है, फार्मिंग क्लास है। तो लिहाजा जब उस क्षेत्र पर हमारी आबादी भी ज़्यादा है, संख्या ज़्यादा है, जाहिर सी बात है संख्या में लोग हमारे दिखेंगे ही। लेकिन जैसे वो आंदोलन धनबाद बोकारो से बाहर जाने लगा तो अन्य लोगों की संख्या दिखी। जैसे हम हजारीबाग आए तो बहुत सारे संख्या में कोरी समुदाय के लोग दिखे। हम कोडरमा क्षेत्र गए तो यादव बहुल क्षेत्र मिला, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा संख्या में दिखे। अन्य स्वर्ण वर्ग के भी लोग दिखे, आदिवासी वर्ग के लोग भी दिखे। सिमडेगा गुमला में हाल ही फिलहाल कुछ दिन बाद मेरी एक छोटी सी कार्यक्रम है। तो चूंकि स्टार्टिंग जिस पृष्ठभूमि से आंदोलन हुआ है वह कहीं ना कहीं महतो बहुल क्षेत्र, कुर्मी बहुल क्षेत्र, और उनका गढ़ और सबसे खास बात है उनका लड़ाई का इतिहास ही रहा है। तो लड़ने के लिए वे निकल चुके हैं। तो इसीलिए ये भी आपकी सच्चाई है, लेकिन उस टैग से हम लोग बहुत जल्द बाहर आ जाएंगे। और आप जब आप हमारे साथ बैठे हुए अन्य समुदाय के लोग अपने सरनाम का साथ दिखेंगे तो आपको भी इन चीज़ों का एहसास हो जाएगा कि हम लोग छोटे बच्चे ही सही, लेकिन उन खामियों को जो आप लोग सजेस्ट कर रहे हैं उनको दूर करने के लिए हम लोग भी प्रतिबद्ध हैं। तो फिलहाल स्वीकार करते हैं आप इस बात को? हाँ, स्वीकार, सच्चाई को स्वीकार करने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सच्चाई उसे स्वीकार करना होगा। तो कैसे लाएंगे लोगों को साथ में, कैसे जोड़ेंगे? सबसे बड़ी बात है आइडियोलॉजी, कि भाई वास्तव में झारखंड के साथ हो क्या रहा है, या फिर जो भी नुकसान हो रहा है क्या किसी जाति विशेष का हो रहा है। जो भी विषय रहे, चाहे नियोजन की बात रहे, प्राइवेट सेक्टर की बात रहे, कॉन्ट्रैक्ट की बात रहे, एजुकेशन की बात रहे, या फिर कंपनी द्वारा लैंड एजुकेशन की बात रहे, या फिर जो भी मैटर सामने आ रहे हैं, क्या उससे केवल और केवल एक समुदाय के लोग प्रभावित हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं। तो इन मुद्दों के साथ, इन बातों के साथ, इन विचारधाराओं के साथ निश्चय ही लोग एक साथ जुड़ेंगे, बैठेंगे और इन चर्चाओं के ऊपर विराम भी लगेगा और हम लोग एक नए सिरे के साथ, एक नए इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स और कदम बढ़ाते हुए दिखेंगे। आपको लगता है कि झारखंड में घुसपैठ की भी समस्या, आप बिहारियों के बारे में बात करते हैं? नहीं, देखिए, आप उत्तर प्रदेश के बारे में बात करते हैं, कभी बांग्लादेश के बारे में बात नहीं करते? नहीं, क्यों नहीं किए, हमेशा कहे हैं। चाहे हम तो स्पष्ट कहें कि प्रदेश हो या विदेश हो, बंगाल हो या बांग्लादेश हो या बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो। सवाल इसलिए हम पूछे, नहीं, ठीक है, आपका सवाल जेन्युइन है। देखिए, जो हमारे भूभाग में रहते हैं, जो हमारी भाषा संस्कृति से अवगत हैं, वे लोग हमारे हैं, वे लोग इस क्षेत्र की आइडेंटिटी को धारण करते हैं। बाकी जो लोग डबल आइडेंटिटी रखते हैं वो किसी क्षेत्र के रहें, किसी राज्य से रहें, हमने तो स्पष्ट कहा है किसी राज्य की डेमोग्राफी को बदलना कहीं ना कहीं एक वार क्राइम होता है। आप उस राज्य की, उस क्षेत्र की डेमोग्राफी को नहीं बदल सकते हैं। बाकी व्यवहार होना, व्यापार होना, ये अलग विषय है। आप डेमोग्राफी को नहीं बदल सकते हैं। तो डेमोग्राफी बिहार से बदली जा रही, यूपी से बदली जा रही है, बंगाल या बांग्लादेश से हो, डेमोग्राफी बदले जाने का हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। तो बिहारियों का वोट आपको नहीं चाहिए होगा क्या 2024 के चुनाव में? जिन्हें बिहार के लोग भी वोट देंगे, लेकिन कौन बिहारी वोट देंगे? एक बात बताइए, जब हमारी लड़ाई है डबल, हम तो कभी बिहारी या झारखंडी की बात नहीं किए। आज भी आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम सहर्ष स्वीकार करते हैं कि संवैधानिक दृष्टिकोण से बिहार हमारा बड़ा भाई है, शैक्षणिक दृष्टिकोण से हमसे बेहतर है, IAS IPS के जगह पर वो हमसे बेहतर है, आपके साहित्यिक अकादमी का जो पुरस्कार है उसके आधार पर वो हमसे अव्वल है। वो हमारा बड़ा भाई, हम स्वीकार करते हैं। लेकिन हम ये तर्क 1000 बार देते हैं कि जब दो भाई में मकान का बंटवारा हो या खेत का बंटवारा हो तो दोनों का अपना अपना हिस्सा मिल जाता है। तो ठीक, हम लोग झारखंड छोटा भाई है जिसको लगभग बिहार के हिस्से का 46% भूभाग मिला। अब वो विभाग हमारा रहा, उस पर हम किस फसल की खेती करेंगे, किस माह में करेंगे, कहाँ से जल को लेकर आएंगे, ये हमारा विषय है। लेकिन आप हमेशा थोप रहे हैं। आप नक्शे में हमको झारखंड दिए हैं, लेकिन क्या हमें स्वराज दिए हैं? बिल्कुल नहीं दिए हैं।
सब अधिकारी आपके, विधि व्यवस्था बनाने वाले आपके लोग, कार्यपालिका में आपके लोग, तमाम जो उच्च महकमा होता है, जहां से नीति नियम इस राज्य में निर्धारण होता है, वहां तो आप लोग अभी भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो फिर इस राज्य के होने या ना होने का अर्थ तो क्या रहेगा? जब तक हमें स्वराज की व्यवस्था का अनुभव नहीं होगा, जब तक हमें सन ऑफ सॉइल के सिद्धांत का अनुपालन यहाँ नहीं दिखेगा, तो फिर अलग राज्य होने का मकसद नहीं दिखेगा। इसलिए बिहार से हमारा कोई वैर नहीं हो, हमारा बड़ा भाई है, सहर्ष स्वीकार करते हैं और हम ये भी स्वीकार करते हैं बंगाल हम और उड़ीसा भी हमारे 4 भाइयों में से हैं, उनको अपना अपना हिस्सा मिल चुका है, वो अपने अपने हिस्से में खुश हैं, अपनी अपनी भाषा संस्कृति का सृजन कर रहे हैं, उत्थान कर रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं। तो वही अवसर हमें भी दिया जाए। जिस प्रकार उड़ीसा अपने लोगों के साथ अपनी भाषा के साथ उन्नति कर रहा है, बंगाल अपने लोगों के साथ अपनी भाषा के साथ उन्नति कर रहा है, बिहार अपने लोगों अपने रोजगार के साथ उन्नति कर रहा है, हमें झारखंड के लोगों को भी हमारी जो आइडेंटिटी है, हमारे जो विषय हैं, उनके साथ उन्नति करने का अवसर मिलना चाहिए। पंचायत में से अमित, आपने अधिवेशन किया, उसके बाद आज 10 से 12 दिन, लेकिन अभी तक आपने संगठन का विस्तार नहीं किया। तो क्या ये संगठन आपका सिर्फ आप ही के चेहरे से चलेगा? नहीं, संगठन का काफी विस्तार हुआ। अगर संगठन का अगर विस्तार नहीं होता तो हम हजारीबाग में कैसे बैठ पाते? आज अगर हम हजारीबाग में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बैठे हैं, हमारे बगल में संजय मेहता, संजय महतो, रतन जी, हमारे बीच महेंद्र प्रसाद जी बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं ये संगठन का विस्तार हुआ है, तभी इनके बीच हम आकर बैठे हैं और आप लोगों से हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बात कर पा रहे हैं। तो निश्चय ही देखिए, हर चीज़ पब्लिकली नहीं होती है। कुछ चूंकि हम लोग, जाहिर सी बात है, हमारे पास कोई विशेष रणनीतिकार है नहीं। हमारी अगर सारी चीज़ों को अगर हम लोग पब्लिकली कर देंगे तो बाकी लोग भी वॉच कर रहे हैं। उतना तो छोटे नीतीश कुमार वॉच कर रहे हैं हमारे आंदोलन को, तो ये लोग हमें वॉच कर रहे हैं, हमें कभी भी डिस्टर्ब कर सकते हैं। इसीलिए कुछ चीज़ें हम लोग अंदर खाने से बहुत ही गतिमान तरीके से जारी रखे हैं। और जितने भी इस आंदोलन से जो पीछे से जो आपको सपोर्ट करते आए हैं, सबको आप जैसे जैसे आप आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे आपके पीछे वाले लोगों को सबको छोड़ते गए, तो उनको कभी एकजुट करेंगे? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, अभी उदाहरण के लिए हमारे बीच महेंद्र दा ही और संजय दा ही कुछ पल के लिए नाराज हो, तो हम लोगों ने से कहा कि दादा अगर कुछ भूल चूक हुई तो उसको क्षमा याचना रहेगी। देखिए, इंसान, हम लोग हर उस विषय का, हर उस सिद्धांत का अनुपालन करते हैं जिससे कि हम मजबूती हो। तो जाहिर सी बात है, जब हम लोग मनुष्य हैं तो जाहिर सी बात है कुछ भूलें होंगी। जैसे महाधिवेशन की बात करें तो हम लोग को उम्मीद नहीं थी कि इतनी संख्या में लोग जुटेंगे। हमारी व्यवस्था जिस प्रकार से हम लोग अरेंज किए थे नहीं हो पाई। हम उस महाधिवेशन का मुख्य वक्ता या फिर जो भी कहीं होने के बाद हमको 2 घंटा जंगल से जाकर कार्यक्रम को सुनना पड़ा। हम इसलिए जंगल में चले गए कि हमारे साथ लगभग 10% भीड़ भी चली गई ताकि उस जगह को मैनेज किया जा सके। तो ऐसी चीज़ें आई जिसके कारण हमारे भी कुछ साथी, जाहिर सी बात है, अपने अंदर की जो पीड़ा है उसको उन्होंने प्रदर्शित किया और उसको हमने भी अनुभव किया और उनसे क्षमा याचना किया। क्षमा मांगने से ना हमारी हाइट घट गई, ना हमारे नाम का स्पेलिंग घटा, लेकिन वे लोग वापस हमसे जुड़ गए। हाँ, शशांक भैया, कांग्रेस और सत्ता पक्ष से जुड़े हुए लोग आरोप लगा रहे हैं कि आप बीजेपी की बी टीम कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो कि सत्तारूढ़ दल की सबसे प्रमुख चेहरा है, प्रमुख दल है, वे ऑलरेडी बीजेपी आजसू के साथ गवर्नमेंट बना चुकी है। तो अगर वे हम लोग तभी एस्टेब्लिश नहीं हुए हैं, हमारे एक ऑथेंटिक मुखिया नहीं है हमारे दल से, विधायक तो दूर की बात है, हम कभी वोट इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स में भाग ही नहीं लिए हैं, और हम पर अगर आप इस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं तो हमें लगता है उन्हें अपने गिरेबान पर स्वयं झांकना चाहिए, अपने चरित्र को स्वयं आकलन करना चाहिए कि आप जिन चीज़ों को हमें बता रहे हैं, जरा सी आपको मौका मिलती है, आप मौका फिरस्त बन जाते हैं और उनके साथ स्वयं सरकार बनाते हैं। और आपको आज बाय प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहना चाहेंगे, यदि माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर विशेष दबाव अगर बढ़ा ईडी वगैरह का, तो 2024 में भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा संयुक्त रूप से चुनाव लड़ेगी, इस पर कोई सवाल भी नहीं होगा। आपने चुनाव के लिए तो अनाउंसमेंट कर दिया कि चुनाव में आ रहे हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि आपका चेहरा पूरे झारखंड में चमक रहा है, लेकिन आपके अलावा कोई ऐसा चेहरा दिखा नहीं जो परिचित हो। कैसे चुनाव में जाएंगे, कैसे चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर कभी आपने सोचा क्या? क्योंकि आपके अलावा कोई और दूसरा, तीसरा, चौथा चेहरा ऐसा नहीं हो जो कि नोन हो पूरे झारखंड में, जिस तरीके से आप नहीं दिख रहे हैं। जैसे संजय दा भी दिख रहे हैं, मनोज दा दिख रहे हैं, देवेंद्र दा दिख रहे हैं, मोती साहब दिख रहे हैं। इस तरह धीरे धीरे करके बहुत सारे लोग आएंगे सामने और उन्हें एस्टेब्लिश करना हमारा दायित्व होगा और हम लोग सभी एक टीम वर्क के तहत उनको भी स्थापित करेंगे। जाहिर सी बात है, ये आइडियोलॉजी की लड़ाई है, ये पर्सनैलिटी की लड़ाई नहीं है, ना पर्सन की लड़ाई है। तो ये चैलेंजिंग विषय है और आप जैसे सवाल करते हैं ना, तीखे सवाल, उनका हम लोग प्रयास करते हैं उनका बेहतर हो सके। इसलिए उम्मीद करते हैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम मीडिया बंधु आप लोग हमारी कमियों से भी हमें वाकिफ कराएं ताकि हम लोग कुछ सीख कर भी जाएं। पैसे की जरूरत पड़ेगी चुनाव में? स्वाभाविक है, बैनर के लिए, झंडे के लिए पड़ेगी। बाकी हम लोग वो कहाँ से आएगा पैसा? देखें, आप तो सार्वजनिक हम कर दिए,
ओमान से, सऊदी अरब से, यूएई से, मलेशिया से, ट्यूनेशिया से, मॉरिशस से, नेपाल से, काफ़ी देशों से लगभग एवरेज 200-250 करके चंदा आया। लगभग हमको लगता है 1000 लोगों ने चंदा डोनेशन दिया है। तो जब चुनाव की बात आएगी तो मुझे लगता है वो 1000 लोग कहीं 10,000 ना बन जाए। तो हमारा जो ताकत है कि जो लोग अब हमें वोट देंगे, निश्चित हम एक वोट भी देंगे और नोट भी देंगे। तो हमारी ताकत है क्राउड फंडिंग, और हम लोग क्राउड फंडिंग के आधार पर ही चुनाव लड़ने का सपना ख्वाब पाले हैं, उसे हकीकत में भी तब्दील करेंगे। चुनाव लड़ने के बाद किसी के साथ मिल तो नहीं जाएंगे ना फिर? देखिए, हम लोग विलय नहीं होंगे। अगर किसी के साथ गठबंधन होगा तो वो जनता के निर्णय, जनता की रायशुमारी, जिस प्रकार हम लोग हर चीज़ ऑनलाइन आकर अपील करते हैं, एक रायशुमारी करते हैं, उनका स्टेटमेंट जानते हैं, उसके बाद ही इस प्रकार की कोई बात हम लोग कह पाएंगे। आपके आकलन के हिसाब से अभी फिलहाल अगर आपसे पूछा जाए तो कितने जगह आप चुनाव लड़ सकते हैं, कितने विधानसभा में चुनाव लड़ सकते हैं? देखिए, अगर बात कही जाए तो हमें लगता है कम से कम 14 में से 7-8 लोकसभा में हम लोग चुनाव लड़ सकते हैं। विधानसभा की बात कही जाए तो उत्तरी छोटा नागपुर के मैक्सिमम सीटों पर हम लड़ सकते हैं, कोल्हान की सीटों पर लड़ सकते हैं, और रांची की कुछ सीटों पर लड़ सकते हैं। हम लोग संथाल परगना की एक आध सीटों पर, जिसमें देवघर, जामताड़ा और गोड्डा आता है। हजारीबाग में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो हजारीबाग की किस सीट पर, किस विधानसभा पर आपकी नजर है? जाहिर सी बात है, जब लोकसभा सामने है तो हम लोग की नज़र लोकसभा सीट पर है। हजारीबाग लोकसभा। विधानसभा 5 सीट से लड़ेंगे फिर? हाँ, जब लोकसभा में, अगर देखिए, लोकसभा में हम लोग आकलन कर लेंगे। अगर लोकसभा में हमारा प्रदर्शन बेहतर रहता है, संतोषजनक रहता है, तो जाहिर सी बात है हम लोग उसके हिसाब से अकॉर्डिंग लोकसभा हम लोग विधानसभा में जाएंगे। कैंडिडेट का चुनाव कैसे करिएगा? मुश्किल नहीं होगा? हाँ, कैंडिडेट का चुनाव करना मुश्किल होगा, लेकिन उसके लिए आज के डेट में जब युवा इतना कुछ सेक्रीफाइस किए हैं तो निश्चय ही कोई अपनी महत्वाकांक्षा लेकर पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहता है। वो राज्य की दशा और दिशा को बेहतर करने के लिए आना चाहता है। ऐसी परिस्थितियों में समस्या होंगी, लेकिन मुझे लगता है इस समस्याओं का भी निदान होगा और बेहतर जो हमारे कैंडिडेट होंगे वो अपने आप एक फ्रेश होकर और फिल्टराइजेशन होकर सामने आ जाएंगे। कोई चेहरा बताने की स्थिति में है अभी? तो फिलहाल तो स्थिति में नहीं, लेकिन बहुत कम समय के बाद आपको कुछ चेहरे दिखेंगे जो मैंने हजारीबाग लोकसभा का प्रतिनिधित्व करने का सामर्थ्य रखते हैं। हजारीबाग से जयंत सिंह के पिताजी, बीजेपी का कब्जा रहा है हजारीबाग लोकसभा से, तो क्या आप अभी अगर बीजेपी को आप बात दे पाएंगे? बिल्कुल, चूंकि अभी तक हमारे जो वोटर्स थे उन्हें एक आइडियोलॉजी नहीं मिली थी, उन्हें ये नहीं मिला था कि ये लोकसभा में जाके करेंगे क्या। अब हम उन्हें प्री प्लानिंग बताएंगे कि लोकसभा में हमारा क्या रोल रह सकता है, क्यों नहीं मात देंगे। बीजेपी अगर बात करती है अपना शहरीकरण वोट की, तो हजारीबाग के अलावा जो भी बाकी 4 विधानसभाएं वो तो ग्रामीण है। मांडू ग्रामीण है, बड़कागांव ग्रामीण है, रामगढ़ ग्रामीण है, बरी ग्रामीण है। तो हमारे पास एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, निश्चय हम लोग मात देंगे। बस स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और आपके पास विजन होना चाहिए कि लोकसभा आप जाएंगे तो वहां जाके क्या करेंगे। और जाहिर सी बात है, परिवारवाद का अंत होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आपके अधिवेशन के बाद जो रिजवान आपके मंच में दिखते थे, उन्होंने अलग नहीं, पहले ही बनाया उन्होंने, लगभग 6 महीना पहले बनाया उनसे। कैंपेनिंग चालू कर दिया। नहीं, देखिए, जो हमारा अधिवेशन था 2 दिन पहले उनसे बात हुई, उनको कहा कि आप विलय कीजिए और आइए, साथ में आइए। तो उनको पता नहीं उनका क्या इच्छा है, बाकी उनका सम्मान है, उनका आदर है, और निश्चय ही हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं, लगातार बात कर रहे हैं। ये हो सके जो लोग हमें एस्टेब्लिश होते हुए नहीं देखना चाहते, उनकी कोई साजिश हो सकती है। बाकी वो हमारे अच्छे बड़े भाई स्वरूप है, उनका आदर है। वाले आ रहे हैं कि नहीं आपके पास? नहीं, आप जान रहे हैं कि हम लोग साधारण लोग हैं, साधारण जीवन जीना पसंद है। साधारण होने के कारण ही चुनाव में सफल हो पाएंगे, नहीं तो फिर ईडी का प्रेशर पड़ेगा, सीडी का प्रेशर पड़ेगा, तो फिर आपके जो सिद्धांत विचारधाराएं चरमरा जाएंगी। तो सबसे पहली बात है, नए युवाओं को समझना होगा कि ये लोभ की राजनीति को त्यागना होगा। लोभ के कारण ही हमारे तमाम नेता फंसे हैं, चाहे हेमंत बाबू रहे, सुदेश बाबू रहे, बाबूलाल जी रहे या अन्य लीडर रहे। अपना व्यक्तिगत लोभ के कारण ही आज माने केंद्रीय दलों के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। तो लोभ की राजनीति से बाहर आना होगा, चाहे फॉर्च्यूनर रहे चाहे स्कॉर्पियो रहे, लोभ की राजनीति से हमें बाहर आना है। सर, आपके बातें सुन करके काफी लोगों के अंदर आज झारखंड तो उन आज तक कितना खरा उतरेगा? क्या देखिए, हम लोग जिस तरीके से बदलते हैं लोग, उस तरीके को तो देखने को नहीं मिलेगा। देखिए, जिस प्रकार अभी वर्ल्ड कप होने वाला है 2023 में, भारतीय टीम पर एक बहुत बड़ी उम्मीद होगी, क्योंकि हम ग्राउंड है। तो आज तो है, लेकिन वो प्रयास कर सकती है, मेहनत कर सकती है। परिणाम कहीं ना कहीं ये चुनाव है, और परिणाम लोगों की सोच पर डिपेंड करता है कि हमारे जो मतदाता हैं वो किस प्रकार अपने वोट के महत्व को समझ पाए कि 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। ये वोट आपका केवल एक दिन का श्रृंगार नहीं है, ब्लू रंग की स्याही आपके हाथों में, ये आपके आने वाले उज्जवल भविष्य की एक आधारशिला रखी जाएगी।
तो ये जनता के मनोभाव पर, जनता की माने स्थिति पर डिपेंड करता है कि हम लोग कितना सफल हो पाएंगे। हमारे पास विचारधारा है, विचारधाराओं का हम लोग आदान प्रदान करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे, उसके साथ चलना और समर्थन करना ये जनता का विषय है। तो उसी के अनुसार हम लोग अपनी सफलता का आकलन कर सकते हैं। जैसे कि झारखंड में संसाधन काफी ज्यादा है, कुछ नीतियों की वजह से ये हमारा बिल्कुल साधन, क्या रणनीति होने वाला है? वही नीतियों के कारण तो हम लोग पॉलिटिक्स में आ रहे हैं कि हमारे पास साधन संसाधन की कमी नहीं, लेकिन उस पर हमारा अधिकार नहीं है। साधन की कमी नहीं, संसाधन की कमी नहीं है, लेकिन उस पर हमारा अधिकार नहीं है। यही तो हम करने जा रहे हैं कि भाई जब साधन हमारा, संसाधन हमारा, तो अधिकार हमारा आना चाहिए। बस यही तो हमारी सिंपल सा बात है। एक रिपोर्ट है भारत की राजनीति की, मतलब जो चुनाव है, भारत का चुनाव वो वर्ल्ड में सबसे महंगा है, तो उसको आप कैसे टैकल करेंगे? क्योंकि बीजेपी आपकी सबसे बड़ी पार्टी है, उसके बाद पैसे की फंड की कमी नहीं है, उसके बाद सेकेंड में कांग्रेस है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबका एक टाइम ऑफ पीरियड होता है। जब 2014 का टाइम आया था तो मोदी का एक जोरदार मैजिक था और वास्तव में लगा कि मैंने मोदी के अलावा दुनिया में और कुछ है ही नहीं। लेकिन समय बीता, उनकी नीतियां देखी, उनके व्यवहार को देखा, उनके आचरण को देखा, उनके वादों को देखा, उनके भाषणों को लोगों ने सुना और लगा कि नहीं, अब थोड़ा सा पैटर्न बदलना चाहिए। और जनता ने भी इस बात को एनालिसिस किया है कि हम लोग बिकाऊ जनता बन के वोट देते हैं, इसीलिए हमारे नेता भी बिकाऊ हो जाते हैं और कॉर्पोरेट जगत के गोदी में जाकर बैठ जाते हैं। तो इस बात का जनता ने एनालिसिस किया है और मुझे लगता है 2024 के चुनाव में मैं पूरे देश की तो नहीं कहूँ, लेकिन झारखंड में बदलाव दिखेंगे। किसान आंदोलन जहाँ हुआ उन क्षेत्रों में बदलाव दिखेंगे कि अब जो भी पॉलिटिक्स मतदाता हैं, कहीं ना कहीं अब जो सबसे बड़ा विषय रहा है धन बल का, उस पर अंकुश लगेगा। एक सवाल ये होगा आपसे कि आपने ये भी ओपन रखा है क्या कि अगर पार्टी से कोई छोड़कर आपके साथ ज्वाइन करना चाहे तो कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। भाजपा से कांग्रेस नहीं, कभी नहीं होगा। नए सिद्धांत, नया पैटर्न, न्यू थिंग, न्यू सोच, समय लगेगा स्टेब्लिश होने में। यही पल्लवित, यही एक दिन आगे बढ़ेंगे, यही पुष्पित होंगे, यही फलित होंगे। लेकिन जो अब अपना अंतिम पायदान पर है, वैसे लोगों को लाकर हम लोग रिस्क भी नहीं लेना चाहेंगे। नॉट अलाउड का बोर्ड नहीं, बिल्कुल नॉट अलाउड है। क्यों नहीं रहेगा? क्या विश्वास है कि वो हमारे साथ चलेंगे? मतलब इसका भी डर है कि हाईजैक कर सकते हैं? बिल्कुल डर रहेगा कि हाईजैक कर सकते हैं। हमारे साथ आने के बाद, हमारा इस्तेमाल करने के बाद वो कहीं जा सकते हैं। बाबूलाल मरांडी नहीं बनना है। मतलब जो भी रहेंगे आप युवा ही रहेंगे? युवा ही रहेंगे, इस बात को तय मानिए। या जो भी रहेंगे नए चेहरे ही रहेंगे, कोई पार्टी से नहीं आएंगे, किसी पार्टी के? हाँ, खासकर जो रूल कर चुके हैं पॉलिटिक्स, वैसे तो बिल्कुल। अगर ऐसा बात कहिएगा तो मैं आपको अंदर खाने बता रहा हूँ, अभी 8% में झारखंड सरकार के 1-2 मंत्री संपर्क किए हैं। हालांकि आपको यकीन नहीं करेंगे, लेकिन हम झूठ नहीं कहते, हर बात को हम स्वीकार करते हैं। 1-2 मंत्री संपर्क किए हैं और लगभग आधा दर्जन विधायक संपर्क किए हैं और 3 पूर्व सांसद संपर्क किए हैं। तो जाहिर सी बात है, भले लोग हम लोग को हल्के में ले रहे हैं, लेकिन जब एक क्रांति आती है, चाहे जयप्रकाश नारायण हो या किन्हीं और की क्रांति हो, क्रांति इसी तर्ज पर आती है। कोई उम्मीद नहीं करता है और एकाएक आती है। और भले जो लोग हमें हल्के में ले रहे हैं, उन्हें कहिएगा नीतीश कुमार गंभीरतापूर्वक हमें वाच कर रहे हैं। उसी का उदाहरण है कि कुछ दिन पहले आते हैं, झारखंड में मुख्यमंत्री महोदय से मिलते हैं और जाके बिहार में भी ओपन का काम करते हैं। ये एकाएक नहीं है, ये प्री प्लानिंग है, क्योंकि वे भली भांति जानते हैं आज की पॉलिटिक्स में नीतीश कुमार जैसे सुलझे हुए इंसान बहुत कम दिखेंगे। उनकी जो इच्छा है, हम भी उनकी इच्छा का सम्मान करते हैं, बिल्कुल पीएम कैंडिडेट योग्य हैं वे भी। तो वे जाहिर सी बात है, जब उनकी पार्टी नेशनलाइज नहीं बनेगी तो अभी एक क्षेत्रीय पार्टी के रूप में उनको अपना 6% 3 राज्यों में, जैसा कि जानकारी है, आपका वोट परसेंटेज होना चाहिए। 3 राज्यों में आपके विधायक होने चाहिए, कुछ परसेंटेज है। तो उसके लिए झारखंड को टारगेट करेगी, क्योंकि झारखंड बिहार से अलग हुआ है। और किस बेसिस पर टारगेट करेगी? छोटा भाई के नाते। तो इसीलिए जब देखा कि झारखंड में 60-40 है, वो वहाँ 57-43 पे चली गई, 3 नीचे ही चली गई है। तो लिहाजा इसको आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। यहीं आपके राज्यसभा सांसद माननीय खीरू महतो जी जाते हैं, सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं, लेकिन वह राजनीतिक अंतिम पड़ाव पर थे, संन्यास की स्थिति में थे। उस शख्स को उठाकर अगर वो माननीय नीतीश कुमार अगर दिल्ली भेजे हैं, तो कहीं ना किसी आंदोलन के प्रभाव के कारण इस बात को आपको 1% ही मानिए, लेकिन मानना होगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री में कोई अच्छी बात आपको नजर आती है? विरोध तो आप बहुत करते हैं। हाँ, क्वालिटी तो आपने देखा होगा। हाँ, अच्छी बात है कि मैंने क्रिकेट अच्छा खेलते हैं। 70 लाख का मैंने सामग्री के साथ क्रिकेट खेलते हैं। तो जाहिर सी बात है, हम चाहते कि काश वो पॉलिटिक्स में ना होकर, ऐसे भी तो गुरु जी के पुत्र थे, अगर वो क्रिकेट खेलते तो हमें लगता है कि एक बेहतर क्रिकेटर मिल जाता। हम लोग भी मैंने आज नाज करते हैं कि हमारे झारखंड से और एक बेहतर खिलाड़ी हो, और ये होना चाहिए। जितना स्ट्राइक आप मुख्यमंत्री को लेकर करते हैं, जबरदस्त स्ट्राइक करते हैं, जैसे 100 ओवर में आप खेलते हैं, क्योंकि अब चुनावी रणनीति थी, उतना भाजपा के खिलाफ आप नहीं। देखिए, लोकसभा तो भाजपा के खिलाफ जाएगा ना। 14 में 12 सीटें एनडीए के पास है, 14 में 12 सीटें एनडीए के पास है। और अब देख लीजिएगा कि वो सुपर ओवर किसके साथ होगा।
निश्चय ही जब हम लोकसभा में जाएंगे तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी हमारे सामने आएगी। एक और बात का डर ये है कि वन मैन शो ये हो करने लगे, आपके ऊपर बहुत दबाव होगा, भीड़ कैसे आएगी, जहाँ आप जाएंगे वहीं भीड़ आएगी। इस बात को पता नहीं बहुत सारे लोग को ये बात थोड़ा सा बुरा लगे, लेकिन जहाँ तक हम जज कर रहे हैं या फिर बहुत सारे लोग जज करते होंगे कि वन मैन शो होकर ना रह जाए, क्योंकि आपके ऊपर बहुत दबाव होगा, कैसे मैनेज करेंगे, आप भीड़ कैसे जुटाएंगे, क्योंकि भीड़ की ही नीति पूरी रणनीति तय करती है आने वाले चुनाव में। जी बिल्कुल, बिल्कुल बहुत ही गंभीर और चैलेंजिंग सवाल है आपका कि वन मैन शो नहीं होना चाहिए। और जाहिर सी बात, अगर ये वन मैन शो हो जाता है तो जिस प्रकार से जो लोग माने सत्ता में काबिज हैं वो स्टार्टिंग कर दी है। हमारे पास अगर कहीं हम जाते भी हैं तो फर्जी FIR वगैरह शुरू हो चुका है। तो 2024 आते आते हमारे पास बहुत ही ऐसी परिस्थितियां सामने आएंगी जब हमें चुनाव लड़ने से रोका जाएगा, या फिर झारखंड की पॉलिटिक्स में हुआ है, बहुत सारे हमारे लीडर्स के साथ हुआ है, तो ऐसी घटनाएं घटने की संभावना हो सकती है। तो इसके लेकर हम लोग लगातार रणनीति कर रहे हैं, अंदर खाने बैठ रहे हैं कि आखिर इससे हम लोग इस टैग से कैसे बाहर आए। ऐसा नहीं लगता आपको कि आपने लोकसभा चुनाव में उतरकर जल्दी कर दी? अगर आपको राज्य की बातें करनी थी, आप राज्य की बात करते हैं, तो पहले सबसे प्रायोरिटी आपको विधानसभा देना चाहिए, आप पहले ही लोकसभा में। देखिए, सबसे पहली बात है, राज्य की बातें राज्यसभा और लोकसभा में भी होती हैं। चूंकि आज हमारा जो विधेयक वापस हुआ वो राज्यपाल महोदय के सम्मुख जाकर वापस हुआ है, और राज्यपाल कहीं ना कहीं सेंट्रल बॉडी है और सेंट्रल में NDA की गवर्नमेंट है। तो हमारी विधि व्यवस्था को या हमारे राज्य की जो स्थिति है उसे असंतुलन करने में कहीं ना कहीं केंद्र का रोल है। इसीलिए केंद्र के सामने भी जाकर हमें बहस करना होगा, उनसे भी आंख से आंख मिलाकर हमें इस बात का सवाल करना होगा कि हम आपको 40% खनिज संपदा देते हैं, बदले में आप आज 9 सालों में माननीय प्रधानमंत्री एक दिन की कैबिनेट दिखाइए जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ झारखंड पर चर्चा किए हैं। उनसे भी आंख से आंख मिलाना होगा। अब हम केवल केंद्र और माननीय मुख्यमंत्री का हाथ क्यों लेंगे? हम देश के प्रधानमंत्री से सवाल करेंगे कि यही भूभाग आपको 40% खनिज संपदा देता है, जिसमें कोयला, अभ्रक, यूरेनियम, थोरियम इत्यादि इत्यादि है, तो आप एक दिन की कैबिनेट बताइए जब आपने सिर्फ और सिर्फ झारखंड पर डिस्कस किया हो। तो क्यों नहीं किया है, इसका सवाल तो सदन में ही होगा, क्योंकि यहाँ के माध्यम से सड़क से तो होगा नहीं, यहाँ से हम प्रधानमंत्री तक पहुंचेंगे नहीं। इसीलिए सदन में जाकर प्रधानमंत्री जो भी रहे, ऐसा नहीं है, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक झारखंड ने सब कुछ दिया है। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू पहली बार झारखंड की सीमा पर कदम रखे थे सिंदरी में, उन्होंने कहा कि ये जो आधुनिक कल कारखाने हैं ये आधुनिक मंदिर हैं। आज हमने धड़ाधड़ जमीनों को दे दिया, इस उम्मीद से दिया कि कुछ विकास होगा, हमारे लोग को रोजी रोजगार मिलेगा, लेकिन आज उन कल कारखानों में आज भी स्थापित है हमारे लोग एक चपरासी बनने के योग्य नहीं है, एक नौकर बनने के योग्य नहीं है। तो सवाल केंद्र से भी होना चाहिए। इसलिए हम लोग केंद्र जाने की तैयारी कर रहे हैं। अगर हम लोग पहुंच पाते हैं तो यकीन मानिए झारखंड की पॉलिटिक्स में ये चैलेंजिंग समय होगा कि कोई एक साधारण सा युवा वहां आंख से आंख मिलाकर अपने राज्य के हितार्थ के लिए सवाल करेगा। आज 14 सांसद हमारे गए हैं, बताइए किसने गंभीरतापूर्वक किसी सवाल को रखा हो? अगर एक भी सवाल है हमारे सांसदों के द्वारा जो गंभीर सवाल हो, जो रिस्की सवाल हो, जो जनमानस का सवाल हो, मुझे बहुत कम दिखाई देता है। तो इसके लिए चैलेंजिंग होना स्वयं को पड़ेगा। इसलिए हमारा मानना है वहां भी जाके हमें आंख मिलाना होगा। 16 जुलाई को आप लोग का महाभूचान का रैली है, संजय दा उससे बेहतर बात बता सकते हैं, तो उसमें आप रहिएगा ना? जी जरूर। दरअसल 16 जुलाई को गांधी मैदान में हम लोग एक कार्यक्रम करेंगे और जिसका नाम है बदलाव संकल्प सभा। और उस सभा में हम लोग इस इलाके के जैसे चतरा है, हजारीबाग है, बगल में चरही है, मांडू है, इस तरीके के जितने भी आसपास के विधानसभा के क्षेत्र हैं उसके कार्यकर्ता यहाँ पर जुटेंगे। और एक तरीके से हम लोग उस दिन संकल्प लेने वाले हैं कि आने वाले वक्त में हम लोग किस ओर जाएंगे। दूसरा जो सवाल अभी लगातार आप लोग कर रहे थे कि बीजेपी पर आप लोग हमलावर नहीं हैं और बीजेपी को लेकर के आप लोगों की क्या रणनीति है। देखिए, 4 ऐसे मुद्दे हैं झारखंड के भीतर जिस पर अभी सबसे ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत है। जैसे एक स्थानीय नीति और नियोजन नीति की तो हम लोग बात कर ही रहे हैं। एक तीसरा बड़ा मुद्दा था जिसमें ओबीसी रिजर्वेशन का मसला था, जो ओबीसी विधेयक को वापस कर दिया राज्यपाल ने। और एक बड़ा मसला था सरना धर्म कोड का। इन चारों मसलों पर मैं आपको बारी बारी से ये बताता हूँ कि देखिए इस पर झारखंड में क्या हुआ। जब स्थानीय नीति की बात आई, ये डोमिसाइल पॉलिसी यहाँ परिभाषित नहीं हो पाई। नियोजन नीति में 60-40 को लेकर के विवाद हुआ। सरना धर्म कोड का विधेयक सेंट्रल के पास गया, वहाँ पर उस पर कोई चर्चा परिचर्चा नहीं हो पाई। जब 9 शेड्यूल में शामिल करने की बात आई तो उस पर भी कोई चर्चा परिचर्चा नहीं हुई। तो इस तरीके से आप गौर करेंगे कि ओबीसी का रिजर्वेशन भी यहाँ के राज्यपाल ने वापस कर दिया। तो झारखंड में जब बीजेपी की भूमिका पर बात करते हैं हम लोग कि भारतीय जनता पार्टी की भूमिका क्या है और अगर राज्यपाल यहाँ पर राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के तौर पर हैं तो उनकी भूमिका क्या है, तो आप गौर करेंगे कि उन्होंने तमाम वैसे विधेयक जो झारखंडी हित में थे, झारखंड के लोगों के हित में थे, उस पर
एक तरीके से वैसा कोई कदम नहीं उठाएगा जिसमें झारखंडियों का हित निहित हो। तो ऐसे में एक सवाल उठता है कि जो लगातार यहाँ की सरकार है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो दोनों सामूहिक तौर पर झारखंडियों के हित को मार रही है। ऐसे में इस राज्य के भीतर एक ऐसा तीसरा विकल्प चाहिए जो इसको लेकर के मुखर हो सके, और इसी मुखरता को आवाज़ देने के लिए 16 जुलाई को गांधी मैदान में हम लोग बदलाव संकल्प सभा करेंगे। इसमें जयराम जी भी रहेंगे और राजदेश रतन जी रहेंगे, रोहित राज जी रहेंगे, महेंद्र महतो रहेंगे, संजय महतो रहेंगे और ऐसे तमाम लोग रहेंगे और सारे लोग मिल करके